स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत में महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इसका क्वेश्चन आता है या फिर डायरेक्ट भी शॉर्ट में भी आ सकता है कि महिला सशक्तिकरण क्या है। ठीक है, तो या फिर ऐसा जो लॉन्ग टर्म में जो क्वेश्चन आता है वो आता है राइट एन एशे ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है, तो आज हम लोग महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास में महिलाओं एवं पुरुषों का योगदान आवश्यक है, लेकिन शिक्षा, श्रम, भागीदारिता की दर और अर्जन के क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लाने के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं को विशिष्ट अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान की जाए। अतः महिलाओं तथा पुरुषों के बीच समानता लाने के लिए महिलाओं को अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान करने के उद्देश्य से जो कदम उठाए गए हैं उन्हें महिलाओं का सशक्तिकरण कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी देश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यकता होता है कि महिलाओं और पुरुष दोनों ही समान रूप से भागीदार हो, दोनों ही काम करें। अगर जितना लोगों को रोज़गार मिलेगा उतना ही ज़्यादा उस देश का इकोनॉमी क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरत है, इंडिया में क्या है कि स्त्री शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है पुरुषों के मुकाबले। ठीक है, तो फ़िलहाल अभी तो लिटरेसी रेट गर्ल्स का काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे वे पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो शिक्षा, श्रम ये सब क्या है कि भागीदार जो होते हैं, ठीक है, दोनों का इक्वल रूप से होगा तभी जा कर के क्या होगा कि आर्थिक विकास जो है देश का बढ़ेगा। ठीक है, और कहीं भी हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर कहीं जॉब हो, काम करने के क्षेत्र में हो, महिलाओं को क्या होता है कि अधिक कष्ट उठाना पड़ता है पुरुषों के मुकाबले में। ठीक है, तो और कठिनाइयों का सामना भी उन लोगों को काफ़ी करना पड़ता है। तो जिस कारण कि महिलाओं को इन कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े और वे लोग अधिक घर से बाहर निकले, वे भी रोज़गार की तलाश करें, वे भी काम करें। ये सब को देखते हुए सरकार ने लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं या फिर कुछ उनके फ़ेवर में कुछ काम किए गए हैं, जिसको महिला सशक्तिकरण का नाम दिया गया है। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की संख्या 49.5% 49.57 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 48.3% है। भारत में समय समय पर महिलाओं के विकास की जो नीतियां अपनाई गई है उनके उद्देश्यों में परिवर्तन होता रहा है। राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति वर्ष 2001 ईस्वी में महिलाओं के समाज में उनका न्याय संगत स्थान सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। 10वीं योजना में इस नीति पर महत्वपूर्ण कार्य किए गए। भारत में आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनकी समानता अथवा विकास में उन्हें सभी समान भागीदारी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है। ठीक है, तो 2001 में महिलाओं को समाज में उनका मतलब कि पुरुषों के समान बराबर स्थान दिलवाने के लिए बहुत सारे उद्देश्यों को आरंभ किया गया, यानी कि शुरुआत किया गया और इस पर कुछ कार्य किए गए। ठीक है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख है, यानी कि जो जो कदम उठाए गए थे वो प्रमुख है। पहला है शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदम। ठीक है, कि जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, जब तक वे अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, तब तक वे आगे नहीं बढ़ पाएंगी और ना ही वे पुरुषों से कंधा मिला करके काम कर पाएंगे या उनका मुकाबला कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहला जो कार्य किया गया वो शिक्षा के क्षेत्र में किया गया, ताकि उनको शिक्षित किया जा सके। ठीक है, तो पहला है शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदम। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित योजनाएं अथवा कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। पहले है महिला सामाख्या। यह कार्यक्रम 1989 में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को समानता प्राप्त करने के लिए उन्हें शक्तिशाली बनाना था। वर्तमान समय में यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के 53 जिलों
एंड 8000 गाँव में कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला था महिला समाख्या, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि शिक्षा महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही समान शिक्षा का अधिकार मिले और वे लोग भी स्कूल जाकर के शिक्षित हो सके। तो ये कार्यक्रम जो चला था वो था आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये टोटल मिलाकर के 53 जिले थे और 8000 गांव थे जहाँ पर कि ये महिला समाख्या कार्यक्रम चलाया गया। दूसरा था सर्व शिक्षा अभियान। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौम बनाने के लिए मानवीय, वित्तीय एवं संस्थागत साधनों को एकत्रित करना था। ठीक है, संस्थागत साधन यानी कि गर्ल्स स्कूल बनाना या फिर गर्ल्स को जो परसेंटेज था स्कूलों में उसको बढ़ावा देने के लिए मतलब महिलाओं को जो स्कॉलरशिप दिया जाने लगा वो सारा इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तीसरा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसका उद्देश्य प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 कक्षाओं की व्यवस्था करना, अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करना तथा शिक्षकों के लिए फर्नीचर सहित शिक्षा प्रदान करने के उपकरणों की व्यवस्था करना है। तो जब तक अगर एक टीचर के पास उपयुक्त साधन नहीं होगा तो वो स्टूडेंट को पढ़ा कैसे पाएगा। तो इसके अंतर्गत शिक्षकों को पढ़ाने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता थी वो सारी चीज़ें शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसका ध्यान रखा गया था। ठीक है, चौथा है गैर फॉर्मल शिक्षा केंद्र। ठीक है, वर्तमान समय में देश में गैर फॉर्मल शिक्षा के 2.92 लाख केंद्र है, जिसमें से 1.15 लाख केंद्र केवल लड़कियों के लिए है। ठीक है, ताकि उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। पांचवा है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। इसका मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों और विशेषकर लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करना था, ताकि उनका बेस जो है वो मजबूत हो सके। है ना, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का मतलब है कि उसका बेस मजबूत करने के लिए उसको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, प्राइमरी सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय साक्षरता अभियान। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निरक्षरता को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाना था। ठीक है, तो राष्ट्रीय साक्षरता अभियान में क्या था कि सभी को शिक्षित किया जा सके या फिर देश में शिक्षा का जो लिटरेसी रेट है जो है उसको बढ़ाया जा सके, इसके अंतर्गत इसका ध्यान रखा गया। सातवां है नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए अच्छी किस्म की आधुनिक शिक्षा प्रदान करना। नवोदय विद्यालय आवासीय एवं सह शिक्षा वाले विद्यालय होते हैं। ठीक है, नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई जिसमें कि जो बच्चे हैं उनको बच्चों को आधुनिक स्तर पर वहाँ पर शिक्षा प्रदान किया जा सके, इसीलिए ये सारे विद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार के लिए व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना तथा उच्च शिक्षा का विकल्प प्रस्तुत करना है। व्यावसायिक शिक्षा में क्या होगा कि लोग कुछ छोटे मोटे काम अपने से स्टार्ट कर सके, बिजनेस स्टार्ट कर सके, तो उसका नॉलेज देने के लिए कि आप कैसे अपना कम बजट में भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो और कैसे कर सकते हैं ये सारा तरीका वहाँ पे बताया गया। ठीक है, दूसरा है कार्यकारी महिलाओं के लिए छात्रावास। कार्यकारी महिलाओं के लिए आवास योजना के अंतर्गत निम्न आय श्रेणी की उन महिलाओं के लिए जो शहरों में रोजगार के लिए आती है सस्ते एवं सुरक्षित आवास की व्यवस्था की जाती है। 1973 ईस्वी में इस योजना के प्रारंभ से लेकर फरवरी 2002 ईस्वी तक 873 हॉस्टल स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें 60,865 कार्यकारी महिलाओं को लाभ हुआ है। ठीक है, तो जो महिलाएं बाहर काम करती हैं, ठीक है, तो उनको आवास की सुविधा दी गई है ताकि उनकी जो सिक्योरिटी है या जो सेफ्टी है वो सुनिश्चित की जा सके, इसलिए इनको आवास की योजना इसके अंतर्गत दी गई है, जहाँ पे वे हॉस्टल में रहती है मिल करके गर्ल्स हॉस्टल का व्यवस्था किया गया है। ठीक है, अल्प ठहराव आवास। भारत सरकार ने पारिवारिक समस्याओं से पीड़ित एवं सामाजिक तथा नैतिक दृष्टि से शोषित लड़कियों एवं महिलाओं की सहायता के लिए 1969 में अल्प ठहराव आवास योजना का प्रारंभ किया। वर्तमान समय में देश में 399 अल्प ठहराव आवास है, जिसमें
10,170 लड़कियां तथा महिलाओं को लाभ होता है। ठीक है, तो अल्प ठहराव आवास के अंतर्गत घर से अगर झगड़ा हो गया परिवार में या कोई समस्या हो गया और लड़की को बाहर रहना है, तो इसके अंतर्गत उसको आवास मुहैया कराया जाता है, ताकि वे कुछ दिनों तक वहाँ पे ठहर कर के कुछ सोच सके कि उनको आगे क्या करना है, या फिर अपने समस्याओं को हल कर सके। ये सब चीज़ के लिए उनको आवास मुहैया कराया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग तथा रोजगार के पोषण के लिए कार्यक्रम। महिलाओं के लिए रोजगार एवं आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए 1987 ईस्वी में ट्रेनिंग तथा रोजगार के पोषण के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम कृषि में परंपरागत क्षेत्रों, डेयरी, शिल्प, हस्तकरघा, कुटीर उद्योग, मछली पालन आदि क्षेत्रों में ट्रेनिंग, आगतों की आपूर्ति तथा बाजार की व्यवस्था कर महिलाओं की कुशलता में वृद्धि की व्यवस्था करता है। ठीक है, ट्रेनिंग तथा रोजगार के पोषण के लिए कार्यक्रम, यानी कि रोजगार करके भी अपना जीविका मतलब आजीविका चला सके। इसके लिए उन लोग को छोटे छोटे काम जैसे कि डेयरी, हस्तशिल्प, हस्तकरघा, कुटीर उद्योग, मछली पालन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग दिया गया, ताकि वे ये छोटे मोटे काम करके भी अपनी जो जीविका है वो चला सके और किसी पर निर्भर ना रहें। ठीक है, पांचवा है महिलाओं का आर्थिक कार्यक्रम। निर्धन महिलाओं को मुख्यतः गैर परंपरावादी व्यवसायों में ट्रेनिंग देने और उन व्यवसायों में उन्हें रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से NORAD, ठीक है, की स्थापना की गई तथा इसका प्रारंभ 1982 से 83 के बीच में हुआ। शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण का संक्षिप्त कोर्स। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 1958 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूल छोड़ने वालों के लिए सतत शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। 2000 से लेकर 2001 ईस्वी के बीच केस में इस प्रकार के 443 कोर्स संचालित किए गए। देश में इस प्रकार के 443 कोर्स संचालित किए गए, जिसमें 11,225 महिलाओं को लाभ हुआ। ठीक है, तो शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण का संक्षिप्त कोर्स। ठीक है, कि कैसे वो लोग व्यवसाय कर सकते हैं और कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब को लेकर के ट्रेनिंग के लिए एक कोर्स का क्या है संचालन किया गया, यानी कि स्टार्ट किया गया, जिसमें 11,225 महिलाओं को क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, सातवां सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निराश्रयी महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ता एवं शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं के लिए काम एवं मजदूरी की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत जो महिलाओं को जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, या फिर जो विधवा है, या जिनका शारीरिक रूप से विकलांग है, उन लोग के लिए इसके अंतर्गत काम करने की व्यवस्था किया गया। आठवां स्वशक्ति परियोजना। ग्रामीण महिला विकास एवं सशक्तिकरण परियोजना को अब स्वशक्ति परियोजना कहा जाता है। 16 अक्टूबर 1998 ईस्वी को केंद्रीय परियोजना के रूप में स्वशक्ति परियोजना को 5 वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृति दी गई। इनका अनुमानित व्यय 186 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का उद्देश्य महिलाओं समूह को ऋण देकर तथा स्वयं सहायता समूहों की स्थापना कर महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार एवं झारखंड के 35 जिलों में कार्यरत है। ठीक है, तो स्वशक्ति परियोजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत क्या कब लागू की गई थी, ये 16 अक्टूबर 1998 ईस्वी को। ठीक है, 5 वर्षों की अवधि के लिए इसको लागू किया गया था कि 5 वर्ष तक देखेंगे, अगर ये अच्छा चलेगा तो इसको आगे और भी कंटिन्यू करेंगे, और नहीं चलेगा तो फिर इसको बंद कर दिया जाएगा। ये सोच करके 5 वर्षों तक के लिए इसको स्वीकृति दिया गया था। ठीक है, जिसका जो खर्च आया था वो था 186 करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें स्वयं सहायता समूहों का स्थापना किया गया, उनको ऋण दिया गया ताकि वे कुछ व्यापार कर सके उससे, या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। और गुजरात, कर्नाटक, बिहार एवं झारखंड के 35 जिलों में इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, 9वां है बालिका समृद्धि योजना। बालिका समृद्धि योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1970
1997 ईस्वी को किया गया। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की माता को यदि लड़की पैदा होती है तो 3 से 500 रुपये का अनुदान दिया जाता है। 1999 ईस्वी जून महीने में इस योजना में कुछ संविधान किए गए, जिसके अनुसार अब 500 रुपये का अनुदान पोस्ट ऑफिस अथवा बैंक के खाते में बच्चे के नाम से ही, ठीक है, बच्चे के नाम से ही जमा कर दिया जाएगा और बच्चे की पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसकी रकम को भी उसी के नाम खाते में जमा किया जाएगा। और जब उसकी आयु 18 वर्ष की हो जाएगी और उस समय तक वह जो अविवाहित रहेगी तो खाते की सारी रकम उसे दे दी जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या था कि ये बच्चे का पेरेंट्स को दिया जाता था खर्चा, कि अगर उसका बच्चे की मतलब कोई शादीशुदा औरत है और जो गरीबी रेखा से नीचे है, तो अगर उसको लड़की पैदा होती है तो कुछ पैसा 500 रुपीज़ पहले के ज़माने में बहुत होते थे, अब तो कुछ मैटर नहीं करता है। तो अभी उसका बढ़ा दिया गया, अभी वो 5000 समथिंग कर दिया गया है, ठीक है। तो उस समय दिया जाता था प्रोत्साहन के रूप में, लेकिन फिर क्या किया गया, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया, क्योंकि पता नहीं अगर पैसा पेरेंट्स को दे रहे तो वो बच्चे पे खर्च कर भी रहे हैं या नहीं, ये तो सरकार को नहीं पता है। इसीलिए उन्होंने फिर उस नाम से जो पोस्ट ऑफिस में, मतलब उस बच्चे के नाम से अगर आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं खाता, तो उसके खाते में अकाउंट में ही उसके पैसा हर महीना जमा होने लगा। और उसके बाद जब वो पहले कक्षा में एडमिशन लेती है से लेके 10वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप के रूप में उसको पैसा दिया जाने लगा। और 18 वर्ष तक की उम्र तक यदि वो शादी नहीं करती है तो वो सारा पैसा उसको दे दिया जाता था, ठीक है। तो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग, महिलाओं के लिए इस आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 ईस्वी को ही की गई। यह महिलाओं के अधिकारों एवं उनके उत्थान संबंधी प्रायः सभी प्रावधानों की सुरक्षा के लिए काम करता है। यह महिलाओं की शिकायतों को सुनता है और उन पर त्वरित कार्रवाई करता है। यह पारिवारिक विवादों के निपटारों के लिए पारिवारिक महिला लोक अदालतों की व्यवस्था करता है, ठीक है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, जिसमें महिलाओं को अगर कुछ भी उन लोग से रिलेटेड कुछ भी अगर उन लोग को प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर जा कर के वो लोग अपनी समस्याएं बता सकती है और उस पर FIR किया जाएगा और फिर उसके बाद उन समस्याओं का निपटान किया जाएगा या तुरंत मतलब कार्रवाई यहाँ पर किया जाएगा। इस उद्देश्य के साथ ये राष्ट्रीय आयोग का स्थापना किया गया था, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय महिला कोष। 30 मार्च 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्धन महिलाओं को ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। 30 अप्रैल 2001 ईस्वी तक कोष ने 103.57 करोड़ रुपए के ऋणों को स्वीकृति दी थी, जिसमें 4,07,108 महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला कोष का स्थापना किया गया, जिसमें महिलाओं को क्या है वे अपना रोजगार से संबंधित व्यापार कर सके या अपना खुद का बिजनेस कर सके। इसके लिए महिलाओं को ऋण देने के लिए इसमें अनुमति दी गई और जिसमें 4,07,108 महिलाओं को क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। 12th है महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 ईस्वी। सरकार ने वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के कार्यक्रमों तथा उनके अधिकारों को प्रदर्शित करना शामिल था, ठीक है। तो भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनेक सराहनीय कदम उठाए गए, लेकिन फिर भी इस दिशा में प्रगति की जो नीति है वो मतलब प्रगति की जो गति है, ठीक है, वो काफ़ी धीमी है। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिंग समानता एवं महिलाओं के सशक्तिकरण की तुलना करने पर भी यह स्पष्ट हो जाती है कि भारत में लिंग विकास एवं महिलाओं के सशक्तिकरण की गति धीमी है, ठीक है। तो इसको
मतलब इतना सारा कदम उठाने के बावजूद भी यह देखा गया कि जो महिला सशक्तिकरण, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, उसमें उसका जो गति है वो बहुत ही धीमी है अभी भी, और इसमें और तेज़ी लाने का क्या है, ज़रूरत है। ठीक है, इसको तालिका के रूप में यहाँ पे बताया गया है। पहला देश ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, चीन, भारत, पाकिस्तान 1992 है, और उसके बाद 2001 का जो आंकड़ा है वो दिया गया। ठीक है, तो 1992 में जो था वो था 0.568, जो 2001 में 0.738 हो गया। श्रीलंका का था 0.288, जो कि हो गया था 2001 में 0.308। ठीक है, चीन का था 0.474, उसके बाद 2001 में था 0.321। भारत में था 0.226, जो कि 2001 में हो गया था 0.240। ठीक है, 1999 तक। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान में क्या था 0.153, जो कि हो गया था 0.176, वो भी था 1999 तक। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण की जो स्थिति थी, ठीक है, तालिका से क्या स्पष्ट हो गया कि भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका तथा चीन से भी कम है। ठीक है, भारत का जो महिला सशक्तिकरण की स्थिति है वो श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और चीन से भी क्या है, काफ़ी कम है, यानी कि इसमें अभी भी और गति लाने की आवश्यकता है। तो आशा करते हो कि आपको ये महिला सशक्तिकरण का टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।